अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तैनाती के बाद अब निगरान काबीना की तश्कील का मामला दरपेश है। निगरान काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों के बारे में क़यास राइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। कौमी असम्बली की तहलील के बाद सिंध असम्बली, फिर बलूचिस्तान असम्बली तहलील हुई। अभी तक सिर्फ सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम फाइनल हो चुका है, जो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का मामला पेचीदा हो चुका है। वज़ीर आला कुदूस बुज़ंजो और अपोजिशन लीडर सिकंदर काकड़ 3 दिन में किसी नाम पर मुतफिक नहीं हो सके और अब बाल पार्लिमानी कोर्ट में जा चुकी है। पार्लिमानी कोर्ट के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला ने 3 नाम स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को भेज दिए हैं, जो बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुतफिक होंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना कर सकी तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन केयरटेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर करेगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर कर दी है। बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करता दरख्वास्त में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने और नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराने का मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला चैलेंज कर दिया है। इस्तदा यह की गई है दरख्वास्त में कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का फैसला कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में पुख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे और इस तरह ये जो कौंसिल की तश्कील थी वो आइनी नहीं, लिहाजा इस फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब आज ही के रोज़ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी 90 रोज़ में वक्त पर इंतखाबात के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ख़त तहरीर कर दिया है। इस ख़त में आम इंतखाबात के हवाले से शाह महमूद का कहना था कि दस्तूर यानी आइन असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है, लिहाजा हमारा पुरस्रार मुतालबा यह है कि आप इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद यकीनी बनाएं। इस ख़त के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज की ताख़ीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में इल्तिवा का बहाना हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। नून लीग फ़िलहाल तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तहरीक इंसाफ भी यही मुतालबा कर रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस हों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ये क्या होगा, किस तरफ ये मामला जाते हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इलेक्शन के हवाले से वैसे तो खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि डिले हो जाएंगे और शायद केयर टेकर सेटअप जो है वो डिले भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि जी 90 रोज़ में ये यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शंस हों, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ था वो गैर आइनी इसलिए है कि उसमें 2 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, CM उसमें बैठे हुए थे, इसलिए वो ये फैसला नहीं कर सकते कि नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो नए इंतखाबात हों। बुखारी साहब, एक तो आपकी राय इस पर क्या है और ये मामला जो है किस तरफ जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म भी जारी कर सकती है कि जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही हों और 90 रोज़ में ही कराएं इलेक्शन? थैंक यू। गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट की बार का प्रेसिडेंट हो या बार एसोसिएशन या कोई और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, ये तो वो कोर्ट्स में तो वो जा सकते हैं, दे कैन चैलेंज एनीथिंग, यू नो। फिर अल्टीमेटली वर्डिक्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। और स्पेकुलेशंस पे मामलात नहीं जाने चाहिए। दिस विल बी ए प्री मेच्योर थिंग। पहली बात तो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी, तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फंक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने फंक्शन है, पार्लियामेंट के अपने फंक्शंस हैं। तो जो फंक्शंस इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान को, उनको करने दें आप, लेकिन उनके फंक्शंस को प्रीएम्प्ट मत करें। ना सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्प्ट करे, ना सुप्रीम कोर्ट बार प्रीएम्प्ट करे या कोई और करे। तो बेसिकली बात यह है कि ये आर्टिकल 224 और 51 दोनों हैं, उसको देखना पड़ेगा, उसको जक्स्टा पोजीशन में रखना पड़ेगा। 51 डील करती है सेंसस के हवाले से, डिलिमिटेशंस के हवाले से। 224 डील करता है 90 डेज़ के रेजोल्यूशन में इलेक्शन के।
तो लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड। और कब्र अज वक्त ही ये एक रवाज पड़ गया पाकिस्तान में, कानून बनता नहीं है, अमल शुरू होता नहीं है, तो अदालतों के दरवाजे खटकाने शुरू कर देते हैं। कानून बना नहीं था और उसके खिलाफ स्टे मिल गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं, स्टे मिल गया। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट भागम बहादुर चलेगी। तो एग्जेक्टिव के काम एग्जेक्टिव को करने दें, जो पार्लियामान में डिफाइंड है। जुडिशरी के जो मामलात है ये भी प्रेस्क्राइब्ड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस भी उधर हैं। तो ये मुकदमेबाजियों से मैं समझता हूँ कि ये इनकी अपनी इंटेंशन है कि द इलेक्शन शुड बी डिलेड। दिस इज इट लुक्स लाइक दैट कि ये इंटेंशन है इसकी सुप्रीम कोर्ट बार की कि ये डिले कराना चाहते हैं कि जब मामलात लिटिगेशन में चले जाएं तो इसमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाना पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाना पड़ेगा, तो लिटिगेशन में प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड कि वो इलेक्शन शेड्यूल कब देते हैं, क्या देते हैं। लेकिन दो बातें ज़रूर आप जहन में रखें शाहजेब के, आर्टिकल 224 और 51 भी आइन का हिस्सा है। और जहाँ तक ये मामला रहा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, ये उसमें मेंशन है कि डिसीजन बाय मेजॉरिटी होता है। फ़र्ज़ करें कि जी केयर टेकर वॉज नॉट एलिजिबल टू डिसाइड दैट, या ही कांट वोट देयर, उनके वोट माइनस भी कर रहे थे, फिर भी मेजॉरिटी बाकियों के पास थी, तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी वजाहत से आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं, बड़े सीनियर लॉयर भी हैं आप। आज फैसल करीम कुंडी जो कि आपकी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ये जो फैसले कर रहा है कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप रोक दें, ना करें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने कहा पहले आप शेड्यूल तो जारी करें इलेक्शन का, जो बाकायदा जो भी होना है जैसे भी होना है वो जारी कर दें, उसके बाद ये मामला करें। लेकिन साथ में आपने एक दूसरा नुक्ता उठाया कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दे दी है, अगर कोर्ट इस पे ये कह दे कि जी अभी नए मरदमशुमारी वाला और डिलिमिटेशन वाला अभी स्टे ले लें आप, अभी इलेक्शन कमीशन उसको ना छेड़े, हम पहले फैसला कर लें, तो उससे तो यकीनी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो मजीद ताखीर का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशंस तो करनी है उन्होंने, वो प्रोसेस अगर रुक जाता है तो। देखिए ना जी, मैंने तो यही अर्ज किया ना कि लेट्स सी द इंटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार। देखिए अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उधर बैठी हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं गई है, और सुप्रीम कोर्ट बार जो है चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बन के उधर चली गई है। अभी इलेक्शन कमीशन को डिसाइड तो करने दे। जहाँ तक वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र किया है, ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस शेड्यूल पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पे बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पाबंदियाँ लगाता है कि कोई फेवरेटिज्म ना हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एग्जेक्टिव के ऑफिसर्स ऐसे ना लगे जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो। और फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये ज़रूरी है, होना भी माजी में होता भी रहा है, लेकिन अभी तो इलेक्शन शेड्यूल ही नहीं आया। तो इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो ऑब्वियसली जो कानूनी इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन अपने इस्तेमाल करे। दूसरी बात ये कि ये बुखारी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए और कैबिनेट का ऐलान भी शायद आज किसी वक्त या कल सुबह हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पूरे प्रोसेस में पहले खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट आई, वो ज़्यादा खुश नहीं थे अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम से। फिर पार्टी का बाकायदा एक वर्जन आया कि नहीं जी हमारा ऑफिशियल वर्जन ये है कि वी वर ऑन बोर्ड, कंसल्टेशन से फैसले हुए। जरदारी साहब फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कुछ नहीं बोल रहे। क्या अनवारुल हक काकड़ के नाम से एक तो ये कि फुल फ्लैज मुशावरत हुई, और क्या वो खुश हैं कि ठीक है एक इत्तेहादी तो थे पिछली गवर्नमेंट में उनके, या उनकी रिजर्वेशंस हैं आपकी क़यादत की इस पर? नहीं देखिए, पहली बात है मैं तो कई दिनों से इसकी वजाहत कर चुका हूँ, टाइम एंड अगेन ऑन टॉक शोज मुझे इंटरव्यू लेते रहे, मैं कहता रहूँ, और मैं तो अब कई मरतबा इसको रिपीट कर चुका हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। खुर्शीद शाह का एक पर्सनल व्यू था। खुर्शीद शाह का पर्सनल व्यू इस वजह से था कि हमने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी केयर टेकर के प्राइम मिनिस्टर के नाम के लिए, उसमें उसके मेंबर थे।
शाह साहब और ये नाम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं था, ये जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी तरफ से नहीं था, और ये नाम जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आया। लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग ये डोमेन लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की थी, लेकिन ये एक ऑब्लिगेशन बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे थी कि क्योंकि वो कोलिशन के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो पार्टी हेड्स को उन कॉन्फिडेंस लेते। जब उनको ये उनकी मीटिंग हुई लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ तो फिर ये एक नाम सामने आया, तो मैं ऑब्वियसली समझता हूँ कि उन्होंने ये अखलाकी तौर पे ज़िम्मेदारी बनती थी, ऑब्लिगेशन थी कि वो ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बल्कि दीगर जो जमातें हैं उनको बोर्ड लिया और उनसे मुशावरत की। शायद वो अख्तर मेंगल साहब का एक एतराज़ आ रहा है, माइट भी उनको ना लिया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो लास्ट डिनर था 11 अगस्त को, जो फेयरवेल डिनर आप कहें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, चेयरमैन बिलावल उसमें शरीक थे और चेयरमैन बिलावल वहाँ से अपनी डिस्कशन या डेलिब्रेशंस करके वो और उनकी और कमिटमेंट थी वो आगे थे। तो मैं तो फर्मली बिलीव करता हूँ और कि नाम जब आया तो उस वक़्त कमेटी का रोल नहीं था, जो कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी या एन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस वक़्त पार्टी हेड्स का रोल था। तो ऑब्वियसली पार्टी हेड्स ने डिसाइड कर लिया। ठीक, बुखारी साहब आखिर में मियां नवाज शरीफ साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत मुकदमात वगैरह भी चल रहे हैं, यहाँ से जेल से सीधा वो लंदन गए थे। उनकी पार्टी ये कहती है कि जी जब तक उनके जो कानूनी मामलात हैं उसमें जब तक रिस्क रहेगा तब तक वो नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ वापस आएँ। अब मैं आपसे सियासी सवाल नहीं करूँगा, लेकिन कानूनी मामलात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो क्या नवाज शरीफ साहब को पहले ही इन 16 महीनों में आ जाना चाहिए था? गवर्नमेंट तो कम से कम अपनी थी, अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है। उनके लिए जो कानूनी मामलात हैं, आप समझते हैं कि वो इतने पेचीदा हैं कि शायद उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है? देखिए, ये सवाल तो बनता आपका मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है, उनकी जमात के लिए है। ये उन्होंने क्या बेहतर समझा और वापस आना उनके लिए बेहतर था, ना आना उनके लिए बेहतर है, ये तो डिसीजन उनका है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ एक कोर्ट की वर्डिक्ट है और वो ख़ुद भी कहते हैं वो कोर्ट को फेस करेंगे, तो लेट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स यू नो। और अगर वो आएंगे तो कानून तो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। उसका डिफेंस क्या है या वो किस तरह डिफेंड करते हैं अपने आप को, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, ये उनकी अपनी सोच है कि वो कैसे रिलीफ ले सकेंगे। ये अब मामला कोर्ट्स का और उनके दरमियान है, पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान नहीं है। ठीक, नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद की तहसील जड़माला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाकर मुतअद्दिद गिरजाघरों को तोड़ फोड़ के बाद नजरातिश कर दिया गया। मकामी जो वहाँ के पादरी है इमरान भट्टी, उनके मुताबिक ईसा नगरी में वाक़या सल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस और प्रेस्बिटेरियन चर्च और शहर वन वाला जो चर्च है उसमें तोड़ फोड़ की गई। वो ईसाई जिन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद किया गया उसके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 295B और 95C के तहत मुलजिम के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हमारे नुमाइंदे डॉन के इमरान गबूल के मुताबिक पुलिस मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है और इलाके को उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आज़ाद मार्शल ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि बाइबल की बेहुरमती की गई है और कुरान शरीफ की बेहुरमती के झूठे इल्ज़ामात आयद करके ईसाइयों पर तशद्दुद और उन्हें हिरासा किया गया, ये उनका वर्जन है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़नवाला से आने वाले मनाजर के बारे में कहा कि वो देख कर वो हिल गए हैं। कानून की खिलाफ वर्जी और अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों के साथ जो है बराबरी की बुनियाद पर खड़ी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। बड़ा एक अगेन अफसोसनाक इस तरह के, मैं तो उसे सानह ही कहूँगा क्योंकि अक़लियती भी उतने ही पाकिस्तानी हैं
जितने के हम सब हैं, और हमेशा तौहीन मज़हब की ही आड़ में क्यों ऐसा होता है कि दुनिया फिर बोल पड़ती है कि यहाँ पर अक़लियतों को वो हुकूक नहीं दे रहे जो उन्हें देने चाहिए, हालांकि मामला ऐसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आप इन मामलात पे पहले भी बड़े खुल के बोलते रहे हैं। सर, ये आज जो हुआ उसकी तो जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और नॉर्मली हम जाते हैं और वो बात करते हैं कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है आज इसी से शुरू करें कि ये कब तक होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने ये बड़ा हसास भी और अहम मौजू है जी। आपने कहा ये कब तक होता रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम मसलहतों का शिकार रहेंगे, जब तक हम ये एहसास पैदा नहीं करेंगे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना मेरा और आपका हक है। बात यह है कि अगर किसी शख्स ने कुरान करीम के औराक फाड़े हैं या जलाए हैं, मुझे कैसे हक मिल जाता है कि मैं उसका घर जला दूं जाके, या मैं उस बस्ती को जला दूं, या मैं उस चर्च को जला दूं? भाई उसके खिलाफ मैं अदालत में जाऊं, मेरे पास कानून मौजूद है। ये ऐसा करने वाले दरअसल जो पाकिस्तान में तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत का कानून है उसके दुश्मन हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं। और ये मैं नहीं समझता कि ये एकदम आसानी के साथ ये मामला हुआ है। इससे पहले सरगोदा में भी इसी तरह का मामला चल रहा है, और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की बहुत ज्यादा। इसमें हमारे साथ चर्चा पाकिस्तान का भी ताउन है, उलमा का भी है, इंतजामिया का भी है, वहां हम आग ठंडी कर रहे हैं। यहां तो एक दम चंद आप समझ ले मिनटों के अंदर जो कुछ हुआ है। और फिर मेरा ईमान है, मैं आज मुसलमान का ईमान बता के जा रहा हूं जो कुरान में है, जो जिसके बगैर मैं मुसलमान ही नहीं हो सकता। वमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, कि अल्लाह ने जो किताब आप पर उतारी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम, और जो आपसे पहलों पर उतारी यानी तौरात, इंजील, ज़बूर जो हैं, अगर मैं उनकी तौहीन करता हूं, उनको जलाता हूं, तो मैं मुसलमान ही नहीं हो सकता। और एक और बात जो आदिल भाई बताने की है कि मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है नजरान के मसीहियों को, मुआहिदा किया हुआ है, और उसमें यह जुमला है कि जो यहां हाजिर हैं, जो गायब हैं, उन सब पे यह मुआहिदा लागू होगा। किस चीज का? मसीहियों के चर्चों की तहफ़्फ़ुज़ का, जहां पर अक्सरियत में मुसलमान है जैसे हमारा मुल्क है, उनके चर्चों में जो ऊपर घंटियां लगी होती है ना, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी इबादत गाहों का, उनके पादरियों का, उनके बिशप साहिबान का, जो ये काम करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। दरअसल वो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किए हुए मुआहिदे को फाड़ रहे हैं। लिहाजा मैं इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूं जो फैसलाबाद में हुआ कि पहली बात, पूरा पाकिस्तान का एक एक फर्द, वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, रियासत है पाकिस्तान, जिसमें फौज भी शामिल है, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें उलमा भी शामिल, पूरी अपनी मसीही भाइयों के साथ खड़ी है। बिल्कुल जिसने कुरान करीम की तौहीन की है, अगर वो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ के अंदर आप पूरी बस्ती जला दें, आप जाके दूसरों की मुकद्दस इबादत गाहों को जो है उनको सलीब को जिसने जाके वहां से गिराया है, क्या ये सैयदना उमर बिन खत्ताब, हज़रत अमीर मुआविया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के मसीही आए और उन्होंने कहा, उठ के जाने लगे, तो पूछा कि किधर जा रहे हो? कहा हमारी इबादत का वक्त है। अब जरा मेरा सवाल है उन सब से जिन्होंने आज ये काम किया है, क्या तुम्हारे घर, तुम्हारी ये सड़कें, तुम्हारी ये मस्जिदें मस्जिद नबवी से ज्यादा मुकद्दस हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, ठीक फरमाया कि तुम मेरी मस्जिद में अपनी इबादत कर लो। सही। अच्छा, मुझे अल्लामा साहब ये बताइएगा, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, इसमें कानून साजियाँ भी हुई और आप उसका हिस्सा भी रहे, आप मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा से भी मिलते रहे, और पूरा ये जितना भी है,
इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि देखिए हम देखते हैं कि हर 4-5 महीने बाद ऐसे वाकया होते हैं, क्योंकि अगर सजा ना मिले तो फिर ये उसका रिपीट आता है। भाईजान जोसेफ कॉलोनी का वाकया होता है जी, पूरी कॉलोनी जला दी जाती है। मैंने उस वक्त के वजीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने ये गुस्ताखी की थी। मैंने कहा इन मुजरिमों को कभी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं और बदकिस्मती से उस वक्त उनका ताल्लुक भी हुक्मरान पार्टी से था जो उस कजिए के पीछे थे, और वही हुआ। आप देख लें किसी को सजा नहीं हुई। ये जितने वाकयात होते हैं, अगर हुई भी है तो वो जेल से या अदालत से, वो बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि ये जो वाकया हुआ है हमारे सामने है ना, जो सलीब तोड़ रहा है हमारे सामने है, जो आग लगा रहा है, किस चीज का इंतजार है? कल दहशतगर्दी की अदालत लगाए उसी जगह पर, उसी चर्च के अंदर लगाए, उसी 1 महीने के अंदर अंदर इनको सजाएं दे। लेकिन जो रियासत अपनी अदलिया से 9 मई जो आपके GHQ पे हमला होता है, आपके कोर कमांडर हाउस पे हमला होता है, आपके हसास तंसीबात पे हमला होता है, उसके वाजे मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा सकी और ये अदलिया नहीं दे सकी। आपका निजाम अदल जो है, पता नहीं ये आप चला सके या ना, आपका निजाम अदल ने ये सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप इस तरह के चंद लोगों को सजाएं दे दे, फिर देखेंगे ये कोई जुर्रत करता है। चले वो तो अलामा साहब जो 9 मई के वाकयात हैं वो तो अब कुछ मामला सब जुटिस भी हैं, उन पर अब देखते हैं कि आगे क्या चलता है। अदालतों में वो सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी सियासी और मजहबी लीडरशिप है उनका क्या किरदार बनता है ये इंश्योर करवाने के लिए कि हमारी जो अक़लियतें हैं अगर वो खुद को ऐसे वाकयात के बाद, जाहिर बात है, गैर महफूज समझती हैं, तो क्या उनको कैसे यकीन दहानी और क्या क्या होना क्या चाहिए सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर? ये मसला सियासत का है ही नहीं है जी, ये मसला रियासत का है। ये रियासत, इसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, इसमें रहने वाले गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की भी जिम्मेदारी है, बतौर मुसलमान मेरी भी जिम्मेदारी है जी। नंबर 1, इन लोगों को सजाएं दें। आप 1 माह के अंदर ट्रायल करें। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहा हूं, उन्होंने जल्दी रिटायर हो जाना है, जाते जाते ये एक बड़ा काम कर जाएं। अगर इन लोगों को सजाएं देंगे तो जो हमारे यहां रहने वाले गैर मुस्लिम भाई हैं उनका एतमाद बहाल होगा, उनका एक बतौर पाकिस्तानी उनको एहसास होगा कि यार हमारा भी कोई हक है इस मुल्क के अंदर। मुझे क्विकली अलामा साहब, टाइम कम रह गया, सऊदी अरब जो कि हम सब के लिए मदीना मुनव्वरा और काबा की वजह से बहुत ज़्यादा पूरे उसके लिए आलम इस्लाम के लिए, वहाँ अक़लियतों के साथ अगर आप कंपेयर करें जो सलूक होता है ज़रा पाकिस्तान के साथ, कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि वहाँ उन्हें क्या आज़ादी हासिल है। और पूरे आलम इस्लाम में जो कुछ हमारे यहाँ होता है ऐसा कहीं नहीं होता। पूरे आलम इस्लाम में, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जहालत है और वहशत है। हमारे यहाँ मजहब का इस्तेमाल हम अपने मकासद के लिए भी करते हैं। जहां मुझे आप अच्छे नहीं लगे, आपसे मेरी बिगड़ गई, तो मेरा 2 चीजों ने इस मुल्क को ला के यहां खड़ा कर दिया। बोझल जुमला है, मुझे पता है इसके बाद गालियां बहुत पड़ेंगी, एक गद्दार और एक काफिर। और फिर ये जो बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इस रत पे मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब ने ये जो जाली FIR, तौहीन मजहब, तौहीन नमूस रिसालत का गलत कानून का गलत इस्तेमाल, ये खत्म हो गया था। हमें वहीं पे खड़ा होना होगा, मसलहतों से बाहर आना होगा, और कम अज कम कुछ ऐसे इदारे जैसे हमारा उलमा बोर्ड है, नजरियाती कौंसिल है, या बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए हमें बनाने भी चाहिए, मजबूत भी करने चाहिए, जहां पर सियासत ना हो। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक। नाज़रीन, निगरान हुकूमत के क़याम का अमल जो है वो अभी जारी है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तकर्री तो हो चुकी है, लेकिन काबीना के हवाले से जो है अभी हतमी फैसले नहीं हो पाए। ऐसे में केयरटेकर हुकूमत के क़याम के शुरू में ही हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, तो दूसरी जानिब रुपए की कदर में भी हम बतदरीज तनज़्ज़ुल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जारी माशी बुरान और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद गुज़श्ता महीने जुलाई के दूसरे हफ्ते में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स की कर्ज की मंजूरी देने और इसमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को जारी करने के बाद
हमने देखा कि रुपए में थोड़ा सा सही लेकिन कदर इस्तेकाम आया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट गई ज़र मुबादला की दोनों मार्केटें जो हैं डॉलर की हमने देखी कि उसकी कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। इंटर बैंक में सिर्फ आज अगर बात की जाए तो डॉलर ₹2.99 महंगा होकर 294.50 पैसे का हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर जो है वो तकरीबन 302 तक हो चुकी है। आपको याद दिलाते चलें कि जून के आखिर में IMF के साथ तय पाने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत हाल ही में सुबकदोश होने वाली हुकूमत ने इंटर बैंक और ओपन मार्केट दोनों में 1.5% तक के मामूली फ़र्क के साथ करेंसी को एक ही एक्सचेंज रेट पर बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब केयरटेकर सेटअप के क़याम के पहले ही हफ्ते में अभी तो कैबिनेट भी अनाउंस हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतरतीब 17 और 20 रुपए उसमें इजाफा हो चुका है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी हैं। आपको याद दिलाते चलें कि अगस्त के आगाज़ के बाद से अब तक मजमूई तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो 37 रुपये 45 फीसद, जबकि डीजल की अगर बात की जाए तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हो चुका है। रवा माह 2 अक़सात में होने वाले इस बड़े इजाफे के बाद अवाम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप खुद सुन लें। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, यकीन माने इस महंगाई में बहुत मुश्किल हुआ है गुजारा। ये पेट्रोल की इन्होंने कीमत का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब बंदे का वैसे इन्होंने हशर नशर कर दिया कि कोई इधर मुल्क में पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अभी पेट्रोल 300 का कितना आता है? पेट्रोल ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। हर चीज़ आप देख रहे हैं महंगी हो गई। जो आम बंदा है ना वो फंस के रह गया, ना वो खाने वाला है और ना वो पीने वाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। पेट्रोल जो है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में इसको कंसिडर किया जाता है। पहिया चलता है तो पूरा एक सिस्टम चलता है। पहले 253 था, इन्होंने 274 कर दिया, अब मेरे ख्याल से 290 रुपये के करीब है। अब इससे ये देखो कि हर चीज़ पे असर पड़ा है। 2 हफ्तों के दौरान होने वाले दूसरे इजाफे पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको पता है अवाम परेशान इसलिए नज़र आ रही है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तकरीबन तमाम कमोडिटी की जितनी भी हैं। एक तरफ अवाम महंगाई से परेशान है, दूसरी जानिब माशी इशारिये जो हैं वो भी कोई मुस्बत नवीद नहीं सुना रहे। मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार में गुज़श्ता माली साल के दौरान सालाना बुनियादों पर 10.5% कमी हुई। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी इदारे शुमारियात के जो फिगर्स जारी हुए हैं, गुज़श्ता माली साल के दौरान मुसलसल 10वें महीने में पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है। बड़ी सनतों की पैदावार में कमी बड़ी तादाद में बेरोज़गारी में इजाफे से ज़ाहिर होती है। ये अदाद शुमार इन चैलेंजेस को ज़ाहिर करते हैं जिसका पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को भी सामना है और आने वाले महीनों में मुल्क में मजमूई माशी कारकर्दगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को भी बढ़ा देता है। केयरटेकर जो गवर्नमेंट है इन माशी चैलेंजेस से कैसे नबर्द आज़मा हो सकेगी? बज़ाहिर तो केयरटेकर सेटअप इन चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह नज़र आती है, खुसूसन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही निगरान वज़ीर आज़म ने एक इजलास की सदारत की जहाँ उन्हें मुल्क की माशी सूरत हाल, पावर सेक्टर, माशी इस्तेकाम के लिए दरकार इक़दामात और इस्लाहात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी बयान में कहा गया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाना निगरान सेटअप की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में जो जारी इस्लाहात हैं वो तेज़ करने की हिदायत जारी की और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दिया है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जो है होपफुली वैसे तो 90 डे में इलेक्शन करवाने ली चाहिए, लेकिन 4 से 5 महीने भी अगर लग जाते हैं, इन 4-5 महीनों में क्या इक़दामात इनको लेने होंगे, उसका अवाम पर बोझ कितना पड़ सकता है और वे फॉरवर्ड क्या है, कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि निगरान हुकूमत ना करना एफोर्ड नहीं कर सकती और आगे मामलात किस तरफ जाएंगे। तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हैं, और डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब कॉलमिस्ट हैं, SDPI के सरबराह। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं निगरान हुकूमत के लिए और खुसूसन उसमें टॉप पर माशी चैलेंजेस हैं। एक ऐसे वक्त में जब 2 वीक में तकरीबन 40 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है
और साथ में रुपए जो है वो बुरी तरह पिट रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये मामलात जो हैं ये कंट्रोल हो सकते हैं 3 से 4 महीने में, या ऐसे मुश्किल फैसले अब मजीद भी करने होंगे केयरटेकर गवर्नमेंट को? जी आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज जो देखने की तो है कि अब जो निगरान या इंटरम सेटअप है वो किस क्वालिटी की टीम बना पाता है, मुआशी टीम, क्योंकि ये इतने गंभीर और सीरियस चैलेंजेस हैं। हमें कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन का सामना है, एक कंटिन्यूड हमारा जो रिसेशन का सामना है, ये जो आप यूटिलिटीज की कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डॉलर बढ़ता है, उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट सब इंपोर्टेड गुड्स पर आता है, फैक्ट्रियां जो हैं रॉ मटेरियल नहीं ले पाती हैं, बेरोजगारी के खतरात हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ टीम हमें बड़ी जबरदस्त चाहिए जिनको इन चीजों के ऊपर दस्तरस हो, और ये कोई सियासी या इंटरम कैबिनेट का काम नहीं है, इसमें सब इदारों के हेड्स को मैं इंक्लूड करता हूं क्वालिटी ऑफ टीम में, जैसे स्टेट बैंक है, एफबीआर है, रेगुलेटरी इदारे हैं। तो इन सबको किसी को एक बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो 3 से 6 माह के अंदर हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। सब कुछ इतने कम अरसे के अंदर नहीं हो पाता, तरजीहात बनानी होगी। अगर मैं एडवाइस कर पाऊं तो 4 तरजीहात बड़ी क्लियर है। पहली तो जो हमारी ऑनगोइंग है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की, जिसकी आपने बात की है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन आती है, शरह सूद आती है, एक्सटर्नल अकाउंट आता है, बजट डेफिसिट आता है, और मोस्टली ये चीजें आईएमएफ की स्टैंड बाय अरेंजमेंट से लिंक्ड है। तो अगला रिव्यू को इंतहाई महारत से हैंडल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए इसको कि एक बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान के ऊपर क्लाइमेट की ट्रेजेडी फ्लड्स की आ चुकी है। सो COP28 जो आ रहा है वो इस इंटरम के दरमियान आ रहा है, और हमें पाकिस्तान के केस को उसमें मजबूती से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो जेनीवा की प्लेजेस थी अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हुई है, तो हमें उसके ऊपर एक पोजीशन लेनी है। तीसरी चीज ये है कि जो इस वक्त ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तवज्जो है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स कर रहे हैं कुछ, उसको वो मटेरियलाइज करना चाहेंगे ताकि कुछ उनको एक्सटर्नल फ्रंट पे रिलीफ मिले, कुछ डॉलर्स या तो पाकिस्तान आए या कुछ डेट ऑफसेट हो पाए। नाउ ये जो डील्स हैं, इसको 2 चीजें, एक तो इसमें एसेट प्राइसिंग की एक्सपर्टीज चाहिए, एट द सेम टाइम आपकी जो लीगल निगोशिएशंस हैं मुल्कों के साथ, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है। तो हमें यहां पर 1 या 2 मजबूत तगड़े लोग चाहिए। और आखिरी चीज मैं उनका चैलेंज ये कहूंगा, क्योंकि उनका काम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाना है, एटलीस्ट आने वाली हुकूमत के लिए कुछ सिमत वो छोड़ जाएं ताकि वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को तरतीब दे सके। ठीक है, डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, आपने सुना अरुण शरीफ साहब को, चैलेंज गिनवा दिए केयरटेकर सेटअप के लिए। अवाम की मुश्किलात तो कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आपकी नज़र में चैलेंजेस क्या हैं? और चूंकि ये बड़ी शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट होती है, एंड वी होप सो दिस इज़ द केस, 3 से 5 महीने उसके बाद इलेक्शंस होने, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से उसको टैकल करें? जी हारून साहब की जो लिस्ट है, अगर मैं उसी से बात आगे बढ़ाऊं तो जो अगला इमीडिएट चैलेंज आएगा वो ये है कि IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करते हुए हमें नजर आ रहा है कि जब एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अगर स्टबन होती है, तो वो जो महंगाई आएगी उस महंगाई को किस तरीके से जो लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनको उस महंगाई से कैसे बचाना है। जाहिर है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट में सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज देने की गुंजाइश मौजूद है, तो वो जो गुंजाइश है उसको किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करना है। और जो एक कमिटमेंट है इस प्रोग्राम में, बाकी तमाम चीज़ों के अलावा वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज का दायरा कार भी बढ़ाना और उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी रकम में इजाफा करना। तो हुकूमत कहाँ पे अपना ऑस्टेरिटी मैयत जो है वो इस्तेमाल कर रही होगी ताकि एक कुशन मिल सके उसको, फिस्कल कुशन, कि वो टारगेटेड सब्सिडीज जो है
वो दे सके। तो ये चैलेंज नंबर 1 है मेरे ख्याल में हारून साहब की लिस्ट में जो इजाफा करने के बाद। और जो दूसरा इजाफा है वो है महंगाई की कुछ चीजें तो होंगी जो कि आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं कि अगर बिजली की कीमतें महंगी हुई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, रुपए की कदर में कमी आई तो इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो गई। लेकिन दूसरी चीज है जो कि इंतजामी अमूर में बदनजमी की वजह से जो महंगाई होती है, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च या आटा, ये वो चीजें हैं जो कि आप डॉलरों में इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर इनकी जखीरा अंदोजी शुरू होती है, अगर हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत स्पेशली अगर वो इनकी कीमतों को एक मुनासिब हद तक एतदाल में रखने में नाकाम होती है तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। तो अवाम के लिए एक तो एनर्जी का कीमतों में इजाफा, दूसरा खुराक की कीमतों में इजाफा, ये दो इजाफे जो हैं ये यकीनन एक बड़े चैलेंज के तौर पे उभरेंगे और केयर टेकर सेटअप को इन दोनों चैलेंज से निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखनी होगी। हारून साहब, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि एफडीआईज की अगर बात की जाए, अगर रुपए इसी तरह पिटता रहा और डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता रहा तो एफडीआईज तो इससे भी इंपैक्ट होती हैं। देखिए, एक फॉरेन इन्वेस्टर ये भी तो सोचेगा ना कि 1 रुपए साल पहले कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का अगर मैं रुपीज में जाके इन्वेस्टमेंट करूं, एक तो ये, दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप और ये जो खदशात हैं कि शायद ये ज्यादा मुद्दत होगा, कम होगा, तो फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी एक सवालिया निशान तो उठता है। पता नहीं क्या मामलात होने जा रहे हैं, क्या नहीं होने जा रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी आदिल साहब, अहम सवाल है। देखिए, पहली चीज तो मैं क्लियर करता जाऊं कि इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट तो ऐसे इंटरम सेटअप्स में नहीं आया करती और वो एक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का इंतजार करती है। दूसरी, जब हमारे माशी इशारिये, खास तौर पे हमारा डॉलर रूपी पैरिटी जो है उसकी वॉलेटिलिटी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं अभी नई फॉरेन डायरेक्ट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उस पे तो हमें ज्यादा तवज्जो या एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। हमें इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि जो इन्वेस्टर यहां पर बैठे हुए हैं उनका एतमाद कैसे बढ़ाया जाए। वो ना अपना डिविडेंड बाहर भेज पा रहे हैं, ना वो अपनी एलसीज प्रॉपर तरीके से खोल पा रहे हैं, ना उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे हैं। तो आई थिंक इस इंटरम गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे अगर इदारा जाती मैकेनिज्म कर जाएं ताकि उनके काम डेलीगेटेड तरीके से चलते रहें, क्योंकि हमारे सफीर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं। जो कंपनियां यहां काम कर रही हैं, जिसने भी बाहर से आना है वो पहले उनसे बात करते हैं। तो मेरी राय तो ये होगी कि नए नए ट्रिप्स करके लोगों को बुलाने की बजाय इनका एतमाद बहाल करें, ताकि चाइनीज हमारे पास 200 कंपनियां हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। जहां तक मैं फिर से क्लियर करता जाऊं कि ये जो SIFC की डील्स हैं ये प्राइवेट कैपिटल लिंक नहीं है, ये मोस्टली सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं जो मुल्क कंट्रोल करते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स की बजाय चलते प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं या एसेट्स को खरीदते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी क्योंकि हमने पहले डीलिंग नहीं की है, हमें इसके अंदर जिन लोगों को महारत है उनको लाने की बहुत अशद जरूरत है। तो इंटरम गवर्नमेंट को जो सफेदपोश तबका है और जो नीचे का तबका है, नीचे का तबका तो चले BISP के थ्रू आप टारगेट कर लेते हैं। मेरी वरी ये है कि मिडिल इनकम का तनख्वाहदार प्राइवेट सेक्टर का तबका जो है, हमारे पास कोई इदारा जाती मैकेनिज्म नहीं है उनको टारगेटेड सब्सिडी देने का, और यहां हमें एक तवज्जो देने की जरूरत है कि इनको कैसे फैसिलिटेट करें, कोई कूपन्स दें या हम उनके लिए कोई स्टैंप्स इशू करें। उनको आप ये नहीं कर सकते कि पेट्रोल जो है वो लैंड क्रूजर वाले के लिए भी उतना ही हो और मोटरसाइकिल या रिक्शा वाले के लिए भी वही कीमत हो। वही। और डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात की हारून साहब ने, मिडिल इनकम को किस तरह से ये सब्सिडी और कुछ ना कुछ तनख्वाहदार तबके के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इवन जो गुज़श्ता गवर्नमेंट जो 16 माह रही उसमें भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट यही तनख्वाहदार तबका हुआ। इसी के साथ दूसरा सवाल जो जुड़ा है वो ये है कि अगस्त के महीने में तो 2 दफ़ा आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन अगर रुपए मज़ीद कमज़ोर होता है तो ये इम्पैक्ट भी आना है
और हो सकता है कि अदरवाइज भी कीमतें बढ़ानी पड़े, तो ये तो मिडिल क्लास तबका जो है वो मजीद पिसेगा और ऑब्वियसली अवाम भी इफेक्ट तो होंगे। देखिए, इस वक्त ये तो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। दो चीजें इस वक्त चल रही हैं। एक तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो $90 को क्रॉस कर जाएगी। इस वक्त तो $87-88 पर बैरल पे है। तो अगर वो 90 को क्रॉस करती हैं और 90 से 100 के दरमियान में रहती हैं तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास आ रहा होगा। और दूसरा करेंसी डेप्रिसिएशन का, जो मिडिल क्लास तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का जो था, उसमें एक सिंपल तरीका तो यह है कि आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज के लिए जो टारगेटिंग मैकेनिज्म, और मैं टेक्निकल निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, उसकी बात को रेज किया जा सकता है और उसको रेज करके आप उसको 60-70 हज़ार रुपये महीना जो कमाने वाले हैं उस तक लेके जा सकते हैं और उनको टारगेट करके अलग से आप सब्सिडी दे सकते हैं। जो पेट्रोलियम पे टारगेटेड सब्सिडी है, आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में भी मैंने एक मैकेनिज्म उसमें बना के दिया था जो कि बदकिस्मती से अडॉप्ट नहीं किया जा सका। लेकिन इस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि डाटा ट्रायंगुलेशन की मदद से नादरा का डाटा, एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा, एफपीआर का डाटा, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले, चिंकी वाले, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कौन से हैं, उनका इनकम करंट इनकम स्टेटस क्या है और उनको किस तरीके से डायरेक्ट पेमेंट जो है वो की जा सकती है, जो कि आप फोन बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो अगर विल हो और फिस्कल कुशन हो तो जो वेन्यूज हैं और जो पॉलिसीज हैं, टेस्टेड पॉलिसीज दुनिया में वो मौजूद हैं, जिनकी को ब्रूए कार लाते हुए एक कुशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन असल चीज फिर वो यही आएगी कि लिमिटेड पीरियड, तकरीबन लिमिटेड मैंडेट और लिमिटेड बजट के साथ जो केयर टेकर सेटअप होगा वो कहाँ तक इन सारी चीजों पे अमल करने में कामयाब हो पाएगा। ठीक, अब आखिर में अरुण शरीफ साहब, महंगाई बढ़ेगी और अवाम पर बोझ आएगा और जाहिर बात है गैर मकबूल होगी ये गवर्नमेंट, लेकिन अगर तो एक सवाल ये भी साथ में पूछा जाता है कि जी चूंकि इलेक्शन टाइम पे इसलिए कराने पड़ेंगे क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से IMF से तो डील नहीं कर पाएगी और हम फंस जाएंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये क्यों कहा, ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जी इलेक्शन उसके लिए भी बड़े जरूरी हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो किसी ऐसे हुकूमत से डील करना चाहते हैं, एक तो जिनके पास 3 से 5 साल का मैंडेट हो, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर नया आता है तो उसकी एक मुद्दत होती है। दूसरा एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है कि जो इंटरम गवर्नमेंट है उसके पास अवाम के लिए ये मेजर फैसले करने की लेजिटिमेसी नहीं है। ये हमने अभी ECP में जो कवानीन चेंज भी किए हैं, आई डोंट थिंक कि वो परमिट करते हैं कि वो कोई नया मुआहदा कर लें। हाँ, वो एग्जिस्टिंग मुआहदे की इंप्लीमेंटेशन को फास्ट जरूर ट्रैक करते हैं और कुछ फैसले प्राइवेटाइजेशन टाइप के करने की पावर्स देते हैं। तो इसलिए आपको एक लेजिटिमेट और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इदारे होंगे तो इंटरनेशनल इदारे उनके साथ कंफर्टेबली डील कर पाएंगे। हारून शरीफ साहब, डॉक्टर आबिद कयूम सुलेमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।